हेलो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें हम पारितंत्र के जो टाइप्स थे वो पढ़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घास पारितंत्र, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो जहाँ पर घास होती है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा होता है ये देखेंगे। तो घास भूमि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जब वर्षा की मात्रा कम होती है। ऑब्वियसली देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा जो इक्वेटर है उसके आसपास बारिश ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो फॉरेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन घास कहाँ होगी? जहाँ थोड़ी सी बारिश कम होती होगी, है ना, वहीं पर, क्योंकि वहाँ फिर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो घास कहाँ मिलती है? जहाँ बारिश कम होती है। तो जो बड़े वृक्षों की वृद्धि में सहायक नहीं होती, ठीक है। अगर बारिश कम है तो बहुत फॉरेस्ट आपने देखा, ये बारिश की वजह से ही पेड़ पौधे हो पाते हैं। अगर नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो वहाँ पे बड़े वृक्ष नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पे घास होती है। घास भूमियाँ अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। तो अगर आप एक चीज़ सोचेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो देखिए, अगर ये हमारी अर्थ है ना, तो यहाँ पर तो हमारा आपको पता है 0 डिग्री पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश भी ज़्यादा है। तो आपको घास ज़्यादातर कहाँ मिलेगी? इस एरिया में आपको ज़्यादा घास मिलेगी, क्योंकि यहीं पे कम वर्षा हो रही होगी, ठीक है। अगर आप सोचें इस चीज़ को, तो और भी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ कम वर्षा हो रही होगी। तो जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है हमारा साउथ साइड में है, ऊपर साइड में हमारा आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। तो अंटार्कटिका में जो है घास भूमि नहीं पाई जाती, इतनी बर्फ ही है, तो कहाँ से होगी? घास भूमियाँ उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। नाम मैं आपको भी बताया, ज़्यादातर उस क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में। तो उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटते हैं: अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि, ठीक है। ये छोटे और विस्तीर्ण स्प्रेड आउट घास के मैदान हैं जो जिनमें बुफेलो और लेंटेना जैसी छोटी घास उगती है। तो दो टाइप्स होते हैं। पहला है अर्ध शुष्क, मतलब आपको समझ में आ रहा है, आधा शुष्क क्षेत्र जो होगा, महाद्वीपीय घास भूमि, ठीक है। ये छोटे और विस्तीर्ण घास के मैदान होते हैं। एग्जाम्पल जिसमें बुफेलो और लेंटेना छोटी घास होती है। इन छोटे घास के मैदानों को यूक्रेन, दक्षिण पश्चिम रूस में स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कहाँ है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम रूस या यूक्रेन में स्टेपी बोलते हैं, स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ब्राज़ील में कैंपोस। नाम या इनको मैंने याद रखने की ट्रिक बनाई थी कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्डिंग होती है तो वेल्ड याद रखिएगा, ठीक है। रूस में कोई डांस स्टेप होता है तो स्टेपीस याद रखिएगा, और ब्राज़ील में कोई मान लीजिए म्यूज़िक कंपोज हो रहा है तो कैंपोस, इस तरीके से याद रखा था। मध्य अक्षांशीय घास भूमि, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी अर्धशुष्क वाली, अब ये मध्य अक्षांशीय, ठीक है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये लंबे और सघन घास के मैदान है। वहाँ छोटी घास थी, यहाँ पे लंबे और सघन घास के मैदान होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें क्या कहते हैं? प्रेरीज। दक्षिण अमेरिका अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुस्टास कहते हैं, ठीक है। अमेरिका में प्रेरीज तो आपने पढ़ा ही होगा। ये पूरा हमने जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो पढ़ी थी उसमें पढ़ा था इसकी डिटेल में। तो प्रेरीज, अमेरिका में प्रेरीज, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुस्टास को बोलते हैं। भारत में घास भूमि का कोई निश्चित प्रतिरूप विकसित नहीं हुआ है, बल्कि ये उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के मिश्रित प्रतिरूप है। भारत में कोई ऐसा नहीं है कि आप बोल सकें कौन सा प्रकार है, मिश्रित प्रकार रहता है। अब मरुस्थलीय पारितंत्र देखेंगे। अब देखिए, जब आप डेजर्ट सुनते हैं तो आपके मन में ऐसा होता होगा ना, खूब सारी रेत पड़ी है, बहुत गर्मी है। लेकिन आपको क्या पता है कि आपको पता है क्या कि डेजर्ट ठंडे भी होते हैं? मरुस्थल शब्द सुनते ही हमारे मन में गर्म और रेतीले क्षेत्र का चित्र उभर आता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले ठंडे शुष्क क्षेत्र को ही मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में जो वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारा, एक सेकेंड, अगर हमारा ये माउंटेन है, तो जैसे यहाँ पे जो हम पूरी एयर आ रही है तो क्या होता है, यहाँ पहाड़ से टकराती है, यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर बारिश इतनी नहीं होगी, तो इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। ठंडे शुष्क क्षेत्र जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो ठंडे मरुस्थल होते हैं इस क्षेत्र में। समानता मरुस्थल वहाँ पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जो हमारी वर्षा बहुत कम होगी, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, तो वहाँ पे डेजर्ट होता है। समानता मरुस्थल किसी भी महाद्वीपीय पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। किसी भी महाद्वीप, देखिए ज़्यादातर जो डेजर्ट होंगे ना, वो आपको, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी महाद्वीप है, मान लीजिए, तो आपको हमेशा ना वेस्ट साइड आपको इस तरफ महाद्वीप दिखेंगे। आप देखेंगे
ये तो मैंने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बनाने की कोशिश करी थी। अगर आप देखेंगे अरब साइड या वहाँ पे, तो वेस्ट साइड में आपको मरुस्थल ज़्यादा, डेजर्ट ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा क्यों? इसका कारण पश्चिमी तट के सारे चलने वाली ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं। तो वेस्ट साइड क्या होता है, जब ठंडी समुद्री जलधाराएं चलती है जो जिनमें नमी नहीं होती है, तो क्या होता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है और वहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं। मरुस्थलीय भागों में वनस्पतियों का प्राय अभाव होता है, ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ नहीं होते हैं। जो वनस्पतियाँ होती है वे झाड़ियों के रूप में या कांटेदार होती हैं। तो वहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कांटेदार वाले, ताकि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, ठीक है, इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो। उदाहरण के लिए नागफली, कैक्टस, बबूल, खजूर, खेजड़ी इसके एग्जाम्पल हैं। मरुस्थलीय पौधे और जंतु में अपने आप को मरुस्थलीय गर्म और शुष्क जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। देखिए, डेजर्ट क्षेत्र में जो भी जानवर पाए जाएंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिया है। मरुस्थलीय पौधों ने वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपनी पत्तियों का आकार या तो बहुत छोटा कर लिया है, उन्हें कांटों में परिवर्तित कर लिया है। तो ये बता रहे हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसलिए उनकी पत्तियों का आकार क्या होता है, या तो बहुत छोटा होता है या कांटों जैसा होता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की खोज में जमीन के भीतर गहराई तक जाती हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पत्तियों और तनों में पानी भंडारण की क्षमता होती है, ठीक है, मोटी आपको ऐसी पत्तियां मिलेंगी तो उनमें क्या होता है, पानी में रहता है अंदर, अतः पत्तियों और तने फूले हुए दिखेंगे आपको। पशु और पक्षियों के पैर काफ़ी लंबे होते हैं ताकि गर्म जमीन से उनका शरीर दूर रहे, ठीक है। जहाँ पे डेजर्ट में जहाँ पर जो जानवर होंगे उनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट टच में ना आए गर्म उसके सरफेस के। उदाहरण के रूप में हम कच्छ के रण में पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ऊँट को देख सकते हैं। इस क्षेत्र में पशु रात्रिचर नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात के टाइम वो एक्टिव रहते हैं ताकि दिन की धूप का सामना कम से कम करना पड़े, ठीक है। पशु पक्षियों का मूत्र काफ़ी गाढ़ा, शांत और मल शुष्क होता है ताकि पानी का कम से कम उत्सर्जन हो। इस क्षेत्र में पशु व पक्षी तेज दौड़ने वाले होते हैं। ऐसे आपको उनका टाइप, मतलब वो इसके लिए अनुकूलित होते हैं उस वातावरण में रहने के लिए। वो तेज दौड़ने वाले होते हैं ताकि धूप से जल्दी निकल जाए, निकल कर गंतव्य तक पहुंच सके। रेगिस्तान में जीव कई दिनों तक बिना पानी पिए आसानी से, मतलब उन्हें कई दिनों तक पानी पिए बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ऊँट या रोडेंट्स वहाँ पे। भारत के थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में है। भारत का जो थार डेजर्ट है वो कहाँ है, अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। आपने देखा ही होगा बहुत बार चित्र। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुदैर्घ्य रेतीले टीले पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे आपने देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि मेसोजोइक काल जो था उसमें समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि जैसलमेर स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों से होती है। तो इस पार्क से जो प्रमाण मिले उनसे पता चलता है कि पहले समुद्र का हिस्सा था। अत्यधिक ठंडे और शुष्क क्षेत्र जो पौधों की वृद्धि के लिए बाधक होते हैं शीत मरुस्थल कहलाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत ठंडा और शुष्क ड्राई क्षेत्र है तो वहाँ पर शीत मरुस्थल होता है। भारत में कहाँ पर है ये, लद्दाख, लेह कारगिल, हिमाचल की स्पीति घाटी, उत्तराखंड के कुछ उत्तरी भाग में ये मिलता है, और सिक्किम के कुछ शीत मरुस्थल के भाग हैं, ठीक है। अब टुंड्रा बायोम क्या होता है, देखिए, टुंड्रा वर्ड का मतलब होता है बंजर भूमि, बैरन लैंड। मतलब एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी और यहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे होंगे। अब ऐसी जगह कहाँ होगी, गैस करिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, समझने के लिए बार बार ये यहाँ पर ही होगी ना ऐसी जगह, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह। तो बंजर भूमि, बैरन लैंड, टुंड्रा का मतलब ही होता है। इसके अर्थ से स्पष्ट है कि यहाँ प्रतिकूल जलवायु दशाएं मानव अधिवास के लिए अनुकूल नहीं है। देखिए, मनुष्य अपने उसी जगह रह सकता है जहाँ पे उनका वातावरण रहने लायक हो, इतनी ठंडी जगह पे वो नहीं रह पाता है। टुंड्रा 2 टाइप के होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा टैगा वनों की समाप्ति स्थल से प्रारंभ होकर ध्रुवों तक जाते हैं। देखिए, पहले आता है टैगा, फिर आता है टुंड्रा, ठीक है। तो इधर की साइड टैगा होगा तो इधर एंड की साइड टुंड्रा होता है। तो जहाँ पे टैगा खत्म होगा वहाँ से एक जो हमारे पोल्स है वहाँ तक जाता है आर्कटिक टुंड्रा। ऊपर वो है हमारा आर्कटिक और नीचे हमारा अंटार्कटिक है क्षेत्र। हालांकि टैगा वनों के विपरीत या अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। जो हमारे टैगा वन है ये बता रहे हैं कि वो हमारे अंटार्कटिक में नहीं पाए जाते, लेकिन टुंड्रा जो है अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार कनाडा के उत्तरी भाग, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया और आर्कटिक महासागरों के द्वीपों तक है। तो आर्कटिक टुंड्रा कहाँ कहाँ पे है, आपको कनाडा, मतलब जो आपको नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया यहाँ पर है। दक्षिणी ध्रुवों पर भी कुछ मात्रा में इसका विस्तार है।
अल्पाइन टुंड्रा पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब अल्पाइन टुंड्रा कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे माउंटेन्स है उसमें अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आर्कटिक टुंड्रा में जहाँ दैनिक तापांतर शून्य होता है, वही अल्पाइन टुंड्रा में दैनिक तापांतर शून्य से अधिक होता है। देखिए ये बता रहे हैं कि जो हमारा आर्कटिक टुंड्रा है वहाँ पर क्या होता है, उनका दैनिक जो तापांतर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, इतनी ज़्यादा ठंड बनी रहती है। लेकिन अल्पाइन टुंड्रा में दैनिक तापांतर शून्य से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यह लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। आर्कटिक टुंड्रा की वनस्पतियों में छोटे छोटे, अब देखिए इसके एग्जाम्पल काई, लाइकेन, बर्च आदि देखे जा सकते हैं, जबकि पशुओं में रेंडियर, लेमिंग, सील, मछली ये सब होते हैं। यहाँ के मानव को एस्कीमोस कहते हैं। ठीक है, एस्कीमोस इग्लू में आप देखा इस तरीके का होता है, इसमें रहते हैं वो, ऐसे करके बर्फ़ का घर सा बना होता है। ठीक है, अलास्का वगैरह में तो इस तरीके से ये लोग रहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जल्दी से एग्ज़ाम्स क्लियर करिए और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करिए। और मैं थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट फील करती हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।